हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ एंड आई थिंक कि आप अब पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके होंगे अपने पेपर के लिए। क्यों अब बचते हैं सिर्फ 19 डेज, जो कि इनफ है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। सो जो भी बच्चा अभी भी एमसीक्यूज अच्छे से करना चाहता है और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है, सो अब जो एमसीक्यू वाला बैच है वो हो चुका है 799 का, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं आपको। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, रेगुलर टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आप रोज़ टेस्ट करोगे, रेगुलरली टेस्ट करके अपना रैंक देख सकते हो एंड साथ ही साथ अपना जो एमसीक्यू है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड डाउट क्लासेस। सो एमसीक्यू वाला बैच ओनली इन 799, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, एनक्लिक्स बेस्ड एमसीक्यूज सिखाए हुए हैं, लाइव क्लासेस चल रही है। जो बच्चा लाइव नहीं देख सकता उसके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ओनली इन 799 आप ये एमसीक्यू वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इन 19 डेज में, इन 90 डेज में आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही में जो बच्चा करना चाहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ ही साथ एमसीक्यू के, कि मेरे को 19 डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, सो एमसीक्यूज के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो बैच है वो चल रहा है 999 में। एमसीक्यू बैच चल रहा है 799 और 1000 रुपीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एमसीक्यूज वाला बैच 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच है। टेस्ट सीरीज़ आपको रेगुलर मिलेगी, टेस्ट करना आपको रेगुलर पड़ेगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा और नए नए क्वेश्चन एज अ सैम्पल पेपर आप करोगे। डाउट क्लासेस, इस टाइम डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर नियर बाय है, बहुत सारे डाउट होंगे, साथ ही साथ आपकी डाउट क्लासेस चलती हैं। सो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है नर्सिंग एग्ज़ाम अकेडमी के साथ, कंटेंट एकेडमी के साथ, सो जुड़ सकता है इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके मेरे साथ। 799 और 999 वाला बैच जो भी ज्वाइन करना चाहता है। जिस बच्चे ने GMCHN PGI एंड आने वाली BFHS पेपर की तैयारी करनी है, उसके लिए 4 मंथ्स का जो है फुल थ्योरी बैच विद MCQs, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद टेस्ट सीरीज, विद डाउट क्लासेस में सब ऑल इन वन थ्योरी बैच लेके आई हूँ, जिसमें आपका ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी मैं थ्योरी, सारी थ्योरी आपको उस पर कराऊंगी, जिसमें आपकी GNM PGI और BFHS की आने वाली वैकेंसी की प्रेपरेशन होगी। सो 4 मंथ्स का बैच, फुली फ्लेज बैच, ओनली इन 2599 जो कि मंथली आपका हुआ सिर्फ 800 या 900। सो इनफ है अगर आपको 60-70 हज़ार की जॉब दिला रहा है। सो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉल जो डिटेल्स है, नंबर डिटेल्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ये नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके आप मेरे से बात करके जो भी है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 677 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइंट इज scheduled to have a surgery, the nurse should place priority on determining whether the surgeon wants which medication held in a pre-operative period to assure client safety। so एक क्लाइंट ने की स्केड्यूल की गई है सर्जरी, तो नर्स को अब क्या करना है कि सर्जन ने कुछ मेडिसिन रखने के लिए बोला है प्री ऑपरेटिवली, सो उसे सेफ्टी के लिए एज अ पेशेंट कौन सी प्री ऑपरेटिव जो मेडिसिन है वो हेल्ड करनी है, हेल्ड मतलब रोकनी है, वारफ्रेन, फ्रूसामाइड, फैमोटिडिन या फिर मल्टीवाइटामिन विद मिनरल्स। तो सबसे ज़्यादा जो रोकी जाती है दैट इज़ वारफ्रेन, ठीक है। वारफ्रेन जो है ऑपरेशन से पहले जो है कुछ दिन से ऑपरेट के कुछ दिन पहले से ही रोक दी जाती है, उसको लिया नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ये कोगुलेंट फैक्टर विटामिन के की क्या है, ये विटामिन के की या क्या है, एंटीडोट, ठीक है। मेरे बोलने से पहले आपको बोलना होता है एंटीडोट। सो इसको रोका जाता है बिकॉज विटामिन के क्या करता है, एंटी कोगुलेंट, एंड ये उसकी एंटीडोट है, मतलब ये कोगुलेशन में हेल्प करती है। सो सर्जरी से पहले इसको हम रोक देते हैं, वारफरिन। नेक्स्ट है, क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड स्टेट्स अ हिस्ट्री ऑफ इंटरमीडिएट कॉलिडिकेशन इन collecting data about the symptoms, the nurse should ask the client about which symptoms। so सबसे पहले तो क्लॉडिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। पेन होती है लेग्स में और ब्लड फ्लो में लिटिल बिट रुकावट आने की वजह से ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो पेन होने लग जाती है लेग्स में और अदर बॉडी पार्ट्स में। तो इस सिम्टम्स को अगर आप देख रहे हो, पेशेंट को हिस्ट्री है इस चीज़ की, तो आप और कौन सा डाटा उससे कलेक्ट करोगे इससे रिलेटेड। चेस्ट पेन दैट इज डल एंड फील्स लाइक हार्टबर्न, leg pain that is sharp and occurs with exercise, chest pain that is sudden and occurs with exertion, leg pain that is achy and get worsen as the day progress। तो obviously leg pain that is sharp and occur with exercise।
सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जैसे कि मैंने बताया कि क्लॉडिकेशन क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, वेन में कोई प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है इंटरप्ट हो रहा है और उसको पेशेंट को लेग में या फिर अदर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम होना। So next, a client has just been diagnosed with a right leg venous thromboembolism. Which intervention should the nurse implement? Select all that, apply. So एक क्लाइंट है, डायग्नोज हुआ है VTE। VTE क्या होता है? वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये आपको पेपर में अकेला VTE भी लिखा आ सकता है। सो कौन सी इंटरवेंशन है जो कि नर्स इम्प्लीमेंट करेगी? सिलेक्ट करना है, ऑल दैट अप्लाई। Ice pack to the right leg, elevation of the right leg, hourly calf measurement, vigorously ROM, range of motion to the right leg, reposition the client carefully at regular intervals. So सबसे पहले तो कभी भी आइस पैकिंग नहीं करते, हमेशा उस राइट लेग को हम एलिवेट करेंगे। सुनो, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता था यहाँ पे लेफ्ट लेग लिख के, पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन सी लेग के बारे में बोला गया है। यहाँ पे जो बोला गया है राइट लेग के बारे में। अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता तो आपने उसको टिक नहीं करना था, बट एलिवेट उसको करते हैं। रीपोजिशन द क्लाइंट केयरफुली एट अ रेगुलर इंटरवल, कभी भी उसको विग्रसली मसाज नहीं करते, आर्ली काफ मेजरमेंट नहीं करते और आइस पैकिंग भी नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज 2 and 5। सो अपनी आंखें खोल के जो है पेपर में टिक करने हैं क्वेश्चंस। सो द क्लाइंट इज शेड्यूल टू हैव अ सीरम डिजॉक्सिन लेवल ऑब्टेन्ड, द नर्स डिटरमाइंड दैट द ब्लड सैंपल शुड बी ड्रॉन एट टाइम इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजॉक्सिन। सो अगर आप किसी को डिजॉक्सिन दे रहे हो और अगर आपने उसका डिजॉक्सिन लेवल बॉडी में चेक करना है तो आप ब्लड सैंपल ड्रॉन करते हो, तो किस टाइम पे करोगे? जस्ट बिफोर अ डोज इज गिवन, 1 hour आफ्टर अ डोज इज गिवन, जस्ट बिफोर अ डोज हैज गिवन, 1 hour 1.5 hour आफ्टर अ डोज इज गिवन। सो सबसे पहले आपको जस्ट बिफोर अ डोज इज गिवन, जैसे डोज देने से पहले आपको ये चेक करना होता है, बिकॉज उसका जो रेंज होता है 0.8 से 0.2, इससे टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होती है। जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी बड़ी जल्दी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question is, the nurse assess the environmental safety factor of a client receiving home oxygen therapy. Which observation by the nurse indicates the client needs further teaching to ensure safety? So देखो, जब एक नर्स असेस करती है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, एक पेशेंट होम में ले रहा है ऑक्सीजन थेरेपी इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए, सो ऐसी कौन सी इंडिकेशन है क्लाइंट की जो कि उसको फर्दर टीचिंग की ओर लेके जाएगी? ठीक है, नर्स को oxygen should be 30 feet from a gas stove, oxygen tank stored in a tank holder, no smoking signs posted at a front door, oxygen concentration propped against a wall। no, oxygen concentrator कभी भी against the wall propped नहीं होना चाहिए। हाँ, हमेशा 30 फीट्स की दूरी पे होना चाहिए गैस स्टोव की ऑक्सीजन सिलेंडर, और टैंक होल्डर को स्टोर करना चाहिए ऑक्सीजन से, और कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी है इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। सो द फोर्थ ऑप्शन से पता चलेगा कि जो क्लाइंट है उसको फर्दर टीचिंग नीड की ज़रूरत है सेफ्टी के रिगार्डिंग, अगर वो घर पे ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है। Next, the nurse has finished suctioning the tracheostomy of the client. Which parameter should the nurse monitor to determine the effectiveness of the procedure? So अगर एक client की tracheostomy suctioning हो रही है, so इससे कैसे पता चलेगा, कौन सी ऐसी चीज़ से पता चलेगा नर्स को कि जो प्रोसीजर हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है, और वो ऐसी चीज़ मॉनिटर करेगी? ब्रेथ साउंड, कैपिलरी रिफिल साउंड, सॉरी कैपिलरी रिफिल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। सो ऑब्वियसली ब्रेथ साउंड हमें देखना है अगर आप किसी का सक्शनिंग कर रहे हो, क्योंकि सक्शनिंग ट्रैकियोस्टमी ट्यूब से आप म्यूकस करते हो, सिक्रीशंस करते हो, सो उससे ब्रेथ साउंड जो है वो इम्प्रूव होती है। सो ब्रेथ साउंड से हमें पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसीजर कितनी है। Next, the nurse is assessing a client disposable closed chest drainage system at the beginning of the shift and notes continuous bubbling in the water seal chamber. What should the nurse determine in the possible case of the bubbling? So एक नर्स है, असेस कर रही है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को, उसमें कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है वाटर सील चैम्बर में। तो इससे क्या पता चलता है? द सिस्टम इज इंटैक्ट, नीमोथोरेक्स इज रिजॉल्विंग, द सक्शन इज टू बी, सिस्टम इज शट ऑफ, देयर इज एन एयर लीकेज समवेयर। सो ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, अगर एयर लीकेज हो रही है तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग होगी, तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग होगी। बट अगर नॉर्मल है तो इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिलती है, मतलब कभी कभी इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि नॉर्मल जो है प्रोसीजर वो चल रहा है। बट अगर कॉन्टिन्यूस देखने को मिल रही है देन देयर इज एन एयर लीकेज इन द सिस्टम। सो नेक्स्ट, द क्लाइंट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग अ डायग्नोज ऑफ
pulmonary tuberculosis, the nurse should assess the client with sign and symptom of TB. So अगर एक पेशेंट है सस्पेक्ट हुआ है, डायग्नोज नहीं, सस्पेक्ट हुआ है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें टीबी के? हाई फीवर एंड चेस्ट पेन, इंक्रीज appetite, dyspnea and chills, weight gain, insomnia and night sweat, and साथ ही में लास्ट में दिया हुआ है लो ग्रेड फीवर, फटीग एंड प्रोडक्टिव कफ. सो ऑब्वियसली हमें लो ग्रेड फीवर, फटीग एंड प्रोडक्टिव कफ जो है टीवी वाले पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो. काफ़ी क्वेश्चंस हमने अच्छे किए हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको BFHS में देखने को मिलेंगे. और किसी ने भी 999 वाला बैच, 799 वाला MCQ वाला बैच एंड फुल थ्योरी बैच, जिसमें हर एक ऑल इन वन बैच है, सारे के सारे पेपर्स आपके कवर होंगे जो आने वाले BFUHS की, PGI की एंड GMCH की पोस्टें हैं, उसमें ये जो है बैच 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, रेगुलरली लाइव क्लासेस के साथ, टेस्ट सीरीज, MCQs, फुल थ्योरी बेसिक से 0 से स्टार्ट करूंगी मैं. 799 वाला बैच है MCQ बैच, जिसमें आपकी MCQ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होती है, एंड 999 बैच है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ में करवाती हूँ मैं MCQ बैच में. सो ये तीनों बैचेस ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, और फटाफट से कर लीजिए बिकॉज टाइम आपके पास कम है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर आप आने वाले पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये 2599 वाला बैच ज्वाइन करें, क्योंकि फेस्टिव टाइम आ रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं होता. सो अगर आपके पास बैच ज्वाइनिंग होती है तो आप एक टाइम पीरियड के लिए बंद जाते हो कि उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है. सो डू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगर आप बैच ज्वाइन करते हो उसमें और कल की वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क.